हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, जब कभी आप किसी पुराने घर में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप दीवार की मोटाई ध्यानपूर्वक देखोगे तो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप किसी नए घर की दीवारों की मोटाई देखोगे तो वह बहुत ही कम होती है। अब इसका सिंपल कारण यह है कि आखिर वो घर किस तरह से बनाया गया है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस घर की दीवारों की मोटाई कितनी होगी। या तो वह घर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का बना होता है या तो वह आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में बना होता है। आजकल सबसे ज़्यादा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज़ किया जा रहा है और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का काम कम किया जा रहा है। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में ये जानेंगे कि आपके घर के लिए कौन सा विकल्प यानी ऑप्शन सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और फ्रेंड्स, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप आसान भाषा में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपकी दीवारों के ऊपर आपकी छत का वज़न होता है, यानी कि आपकी स्लैब का जो लोड होता है दीवारों के ऊपर होता है, फाउंडेशन में पहुंचता हो, दीवारों से होता हुआ फाउंडेशन में पहुंचता है। और वहीं पर हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर स्लैब का लोड जो है वह बीम से होता हुआ कॉलम की तरफ जाता है और कॉलम से फाउंडेशन की तरफ पहुँचता है, यानी कि ये आपके पूरे छत का लोड जो है आपके कॉलम के ऊपर होता है। इसी तरह से लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर आपकी स्लैब का जो लोड है वह दीवार के ऊपर होता है। इसी कारण की वजह से लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पर दीवारों की मोटाई वह ज़्यादा होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि 9 इंच तक दीवारों की मोटाई ली जाती है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। 9 इंच से कम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में रिकमेंड नहीं की जाती है। और वहीं पर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर लोड कॉलम के ऊपर होता है। इसी वजह से आप दीवारों की मोटाई कम भी ले सकते हो, जैसे कि आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में 4 इंच की दीवारों की मोटाई ले सकते हो। अब इसी का फ़ायदा नेक्स्ट पॉइंट में मिलता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को। जैसा कि हमने देखा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में आप जो है दीवारों की मोटाई कम ले सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि इसी वजह से कॉर्पेट एरिया जो आपका कॉर्पेट एरिया जो है वह ज़्यादा मिलता है आपको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में। वहीं पर हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर दीवारों की मोटाई ज़्यादा होने के कारण आपको जो कॉर्पेट एरिया है वह कम मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह कौन से स्ट्रक्चर में हम ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, तो इसका आंसर है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में आप बहुत ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो। इसी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए 1 मंजिल से लेकर 50 मंजिल से भी ज़्यादा बिल्डिंग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बनाई जाती है। वहीं पे हम अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप 1 या 2 मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वह है कि इन दोनों में कौन सा काम जो है जल्दी हो जाता है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में या आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में, किस में आप काम जल्दी होता है। तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में काम जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम मटेरियल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ज़्यादा मात्रा में स्टील और सीमेंट की खपत होती है। वहीं पर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में उतने मात्रा में स्टील और सीमेंट की खपत नहीं होती है। तो यह पॉइंट जाता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तरफ। वहीं पर अगर हम कॉस्ट ऑफ की बात करें तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ रिपेयर कम होता है और आरसीसी में कॉस्ट ऑफ रिपेयर ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी।
अब ये पॉइंट जाता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। यहाँ पर दीवारों का लोड नहीं होने के कारण आप रूम के साइज चेंज करा सकते हो। आप अपने डोर विंडोज़ उसके साइज बढ़ा सकते हो। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में नहीं मिलती है। दीवारों को ऊपर लोड होने के कारण आप रूम के साइज बदल नहीं सकते। और तो और आप बड़ी विंडो या डोर कराना चाहते हो तो वहाँ पर भी लिमिट होती है। इसी से जुड़ा होता है नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको बड़ी रूम निकालनी है, यानी कि आपको बड़ा स्पैम निकालने हैं, तो वहाँ पर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा सकते हो। अगर आपको बड़े स्पैन चाहिए तो ऐसे में आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, इन दोनों में कौन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है। तो ये पॉइंट भी जाता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ। अगर प्रॉपर तरीके से आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो ये ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है। अगर हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करें तो अब वीडियो के अंत में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में से किसका खर्च कम आता है। अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में अपना घर बनाएंगे तो इसमें आपको कम खर्च आता है। जैसा कि हमने देखा आरसीसी के लिए सीमेंट और स्टील की खपत ज़्यादा होती है, इस वजह से आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने में आपको ज़्यादा खर्च आता है। तो अब यह क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन से टाइप का घर आपको बनवाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा बहुत से पॉइंट्स आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। इस वजह से आज की सिचुएशन में अगर आपको घर बनवाना है तो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। इसका कारण यह है कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। इससे अच्छा काम तेज़ी के साथ कंप्लीट हो पाएगा। इसमें आप ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो और तो और आपको इसमें कॉर्पोरेट एरिया भी ज़्यादा मिलता है। और आगे चलकर कोई भी चेंजेस कराने हो तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाती है। इन्हीं कारणों की वजह से आजकल आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप 1 या 2 मंजिल घर बनाना चाहते हो और कम खर्च में, तो आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।